गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 29 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स लेके आए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख ही सकते हो। लेकिन ये मोस्टली टॉपिक आपको रिपीटेड से ही नजर आएंगे, तो हल्का फुल्का रिवीजन ही अपना हो जाएगा यहाँ पे। जैसे बजट सेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जो अभी चल रहा है वो जल्दी खत्म होने वाला है। एससीओ के बारे में बात करें, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनकी एक मीटिंग होने वाली है एनएसएस की। एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो हमारे यहाँ पे जो अजीत डोवल जी हैं, तो उनकी पावर्स क्या है, उसके इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये नया है, ये हम लोगों ने पहले नहीं किया है। एससीओ तो हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं। डब्ल्यूटीओ के अंदर इंडिया की कंप्लेंट की गई है कई सारी कंट्रीज के द्वारा। तो वो क्या है पूरा मामला, यहाँ पे सब्सिडी का क्या रोल होता है, इंडिया कैसे सब्सिडी प्रोवाइड करवाता है, डब्ल्यूटीओ के अंदर कितनी तरह की सब्सिडीज होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, तो ये आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। गिर नेशनल पार्क, इसके बारे में बात करेंगे, ये भी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। स्पेशली कर्नाटका के अंदर मुस्लिम्स को जो कोटा दिया गया था 4% का, उसको हटा दिया गया है और उस कोटा को जो है दूसरी कम्युनिटीज़ को दे दिया गया है। तो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस्लाम के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर जो इनहेरिटेंस लॉ होता है, यानी कि जो बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है आफ्टर पेरेंट्स, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये भी एक यहाँ पे केस आया है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, ऊपर से थोड़ा देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आज का जो एडिटोरियल है, मुझे टू बी ऑनेस्ट अ, कुछ ख़ास नहीं लगा। हालाँकि इस टॉपिक का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, डिजिटल इकोनॉमी एंड डेटा प्रोटेक्शन। बट ये इस आर्टिकल में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आपके पास पहले से कंटेंट है आपका डिजिटल इकोनॉमी और डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, तो उसमें आप जो है 1-2 पॉइंट डेफ़िनिटली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी रहेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ भी यहाँ पे रहेंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। डिस्पाइट स्टेलमेट, बजट सेशन नॉट टू बी ट्रंकेटेड। स्टेलमेट का मतलब होता है कि भाई जब दोनों पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हों, जिनके बीच में पीस होने का कोई भी चांस आपको नजर नहीं आ रहा है, मतलब दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, जिसे पंजाबी में यहाँ कहते हैं कि भैया गरारी फंस गई है। तो दोनों की गरारी फंसी हुई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भैया अडानी और जो सरकार के रिलेशन है उसके लिए जेपीसी बनाई जाए। कांग्रेस वाले अभी जो राहुल गांधी जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसके बारे में देखिए, वो तो जुडिशरी का मामला है। वो तो जुडिशरी कुछ करेगी, तो आपको वो तो जुडिशियल तरीके से ही जाना पड़ेगा, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, है ना। उधर से जो बीजेपी जो है वो डिमांड करी है कि गांधी जी सो जो राहुल गांधी जी हैं वो सॉरी बोले एंड ऑल दैट। तो सेशन ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मतलब इसको काटा नहीं जाएगा। यूजुअली क्या होता है, जब इतना ज़्यादा स्टेलमेट हो जाता है तो कई बार सेशन का जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया जाता है। लेकिन सेशन का ड्यूरेशन कम नहीं होगा, वो अपने टाइम पे ही कंक्लूड होगा, जो कि 6 अप्रैल को शेड्यूल किया गया था बजट सेशन को एंड करने का, और वो अपने ही समय पे होने वाला है। तो उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। और आपको ये अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पे कई तरह के सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। हालाँकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री कमेंड कैलेंडर नहीं है कि इस दिन ही शुरू होगा, इस दिन ही खत्म होगा। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बाई कन्वेंशन, यानी कि जो प्रथा चली आ रही है, उसके तहत हमारे देश में पार्लियामेंट कम से कम 3 बार बैठती है साल में। बट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 6 महीने का गैप होना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 तो सेशन होने ही चाहिए। तीसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रथा ऐसी है कि 3 सेशन यहाँ पे होते हैं। जो सबसे लंबा सेशन होता है, जो अभी चल रहा है, वो है अपना बजट सेशन। पहला सेशन होता है और ये जनवरी के एंड में स्टार्ट होता है और कभी-कभी अप्रैल के एंड में ख़त्म हो जाता है, कभी-कभी मई के जो है फर्स्ट वीक में भी ख़त्म हो सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसका ऐसा सच होता नहीं है, ठीक है। इसमें के अंदर जो है बजटरी प्रपोजल्स वगैरह होते हैं। सेकंड जो सेशन अपना होता है वो लगभग 3 हफ्ते का रहता है, मॉनसून सेशन। और यूजुअली जो जुलाई को शुरू होता है और अगस्त के एंड तक जाते-जाते जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर विंटर सेशन होता है अपना, जो कि सबसे छोटा सेशन होता है और ये नवंबर से दिसंबर के महीने में रहता है। ये बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में जो कुछ टर्म्स हैं, समनिंग क्या होती है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, वो सब हम लोगों ने परसों वाली वीडियो में किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको जाके दोबारा से देख सकते हैं। एटलीस्ट वो कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हो। अभी भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर कंटेंट कहाँ से डाउनलोड करें, तो इसका नीचे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होता है, आप जाएँ वहाँ पे और उसको आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, तो 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ जो आपसे पूछे गए हैं और ये तीनों ही अपना पॉलिटी सेक्शन से आते हैं। पॉलिटी इकोनॉमी सेक्शन से आते हैं। तो ये कैपिटल बजट की बात करता है,
पहले वाला। दूसरा वाला जो है वो डेफिसिट की बात करता है और तीसरे वाला जो है वो आपका बजट इम्पैक्ट की बात करता है। तो तीनों क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। थोड़ा टफ लग सकते हैं अगर आपने इकोनॉमी और पॉलिटी अच्छे से अभी तक नहीं किया, क्लियर किया है या क्लासेस वगैरह नहीं किया है। जो बच्चे क्लासेस करते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सेल्फ स्टडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना प्रॉपरली लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ें और अपना बेसिक कंटेंट क्लियर करें तो ये क्वेश्चन ईजिली हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में तीनों क्वेश्चन का आंसर दें। इसका जो आंसर है मैं आपको कल बताऊंगा। चलिए, इंडिया टू होस्ट मीटिंग ऑफ द सिक्योरिटी एडवाइजर्स फ्रॉम द एससीओ कंट्रीज। एससीओ कंट्री का मतलब क्या है जी? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके जो एनएसएज हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हर कंट्री से। इंडिया से कौन जाएंगे? मिस्टर अजीत कुमार डोवल। तो ये जाने वाले हैं, चाइना से भी आएंगे और दूसरी कंट्री से भी आएंगे। ठीक है जी। तो कहाँ कहाँ से आएंगे? रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। ये है हमारी एससीओ की कंट्रीज। ये परमानेंट मेंबर्स हैं। तो यूक्रेन में वॉर में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इन सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये तो छोटा सा टॉपिक है। अब हमें क्या करना है? हमें एक तो एनएसएस के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में हमें पता होना चाहिए, और दूसरा थोड़ा बहुत आपका एससीए के बारे में पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में कई बार इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है। एससीओ जो है एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल, और ये परमानेंट बॉडी है। तो ये यूरेशियन, यूरेशियन मतलब इसमें कुछ यूरोपियन कंट्री भी हैं, कुछ एशियन कंट्री भी हैं। यूरेशियन पॉलिटिकल, ये थोड़ा फोकस करना आपने। यूपीएससी में ना बड़ा एक ट्रिक होता है यूपीएससी का, वो कई बार ना वर्ड्स को चेंज कर देता है। सारी सिचुएशन बिल्कुल सेम रखता है, एक वर्ड को रिप्लेस कर देता है। तो ये ध्यान देना आपने, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर मिलिट्री वर्ड भी है। एग्जाम में अगर ये वर्ड आएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। ये थोड़ा फोकस करना, इट्स अ मिलिट्री ऑल्सो। इसका काम क्या है? पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। 2001 में इसको क्रिएट किया गया था और 2002 में इसको प्रॉपर चार्टर साइन किया गया था और 2003 में ये एनफोर्स हुआ था बेसिकली। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसकी जो दो ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, दैट इज रशियन एंड द चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज। मेंबर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान को कब इंक्लूड किया गया था एनएसए के अंदर, विच वाज दैट ईयर। Apart from that, we have some observer states also. We have Afghanistan, Belarus, Iran और Mongolia as well. But if you need to talk about NSA, National Security Council and National Security Advisor, देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अपने अजीत डोवल जी हैं। अजीत डोवल जी का जो रैंक है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है भैया, बहुत बढ़िया रैंक होता है। और ये जो ऑफिस है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये कब बनाई गई थी? नवंबर 1988 के अंदर बनाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय सरकार हुआ करती थी। जो ब्रजेश मिश्रा जो है हमारे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पहले देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम क्या होता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। इनके बहुत सारे काम होते हैं। एक तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, तो कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो स्पीड डायल पे होते हैं। बहुत सारे मैटर्स होते हैं, देखिए फोकस करिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, दोनों को ही के बारे में सजेशन करते हैं। एग्जाम में वर्ड देना है इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि एक्सटर्नल, अच्छा एक्सटर्नल तो रो करता होगा, बट नहीं। एनएसए इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स, उन मैटर्स पे वो प्रधानमंत्री जी को सजेशन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइना के साथ जो पीस के जो अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, जो बातचीत होती हैं, पाकिस्तान के साथ जो होती हैं, उसमें भी एनएसए जो है वो सीधा सीधा काम करते हैं। एनएसए को बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट मिलती है, रॉ, आईबी, एनटीआरओ, एमआई, डीआई, एनआईए वगैरह। ठीक है, और फिर वो कोऑर्डिनेट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जी के साथ डील करते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ सीधे रिलेशन है, बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं एनएसए के ऊपर। तो ये जो एनएससी सिक्योरिटी काउंसिल है उसको हेड करते हैं। तो एक आपको ये पता होना चाहिए। इनका ऐसा कोई ठीक है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ओपनली सिस्टम में काम करते हैं। तो हमारी नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है बेसिकली वो 3 एरियाज में काम करती है: जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए।
ये हो गया अपना, वेरी गुड। चलिए, इंडिया अंडर फायर एट WTO फॉर अवॉइडिंग क्वेश्चंस ऑन MSP। MSP का मतलब आपको अच्छे से पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि हमारे किसानों को दिया जाता है, राइट। बहुत सारी क्रॉप्स हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कितनी क्रॉप्स के ऊपर जो है MSP दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएं, 23, 24, 25, 26 जितनी भी हैं नीचे बताएं। अब ये थोड़ा मामला क्या है आपको मैं ऊपर ऊपर से बताता चलता हूँ। WTO का काम क्या है? WTO का काम होता है दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ग्लोबलाइजेशन को इंपोर्ट करना, और जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको रिमूव करना, ताकि पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्मूथ तरीके से हो सके। अब WTO का एक और काम भी होता है कि जो दुनिया भर में सब्सिडीज दी जाती हैं, उसको सब्सिडी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब्सिडी जो है भाई वो लिमिट के अंदर होनी चाहिए। एक लिमिट से ज़्यादा अगर सब्सिडी हो जाती हैं तो इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है उसको डिस्टोर्ट करते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपको बताता चलता हूँ क्या है पूरा मामला। अब देखिए, WTO के अंदर जो है 3 तरह की सब्सिडी होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें से पहली सब्सिडी होती है ग्रीन बॉक्स, एक होती है ब्लू बॉक्स, एक होती है एम्बर बॉक्स। जैसे इंडिया तो किसानों को सब्सिडी देता ही है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। WTO के डेफिनेशन के हिसाब से सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी का मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री की या सरकार जो MSP देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है तो उसे सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू WTO, कोई भी कंट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर मैक्सिमम सब्सिडी 10% रख सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकती है। और ये जो 10% काउंट किया जाता है वो 1986-88 के हिसाब से किया जाता है। पूरा मामला क्या थोड़ा बताऊंगा आपको, थोड़ा सब्र करें। 3 तरह की सब्सिडी होती है। जैसे पहली होती है ग्रीन बॉक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 2% 3% सब्सिडी दीजिए अपने किसानों को, उनकी जो क्रॉप्स होती हैं उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी होती है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडी होती हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को एज सच डिस्ट्रॉय तो नहीं करती हैं, लेकिन उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलें कि अगर हमारे किसानों को सरकार 50% सब्सिडी दे दे, MSP बहुत ज़्यादा हो जाए मार्केट प्राइस से, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे कहते हैं एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स के अंदर वो सब्सिडी होती हैं विच आर नॉट अलाउड बिकॉज दे डिस्टोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। डेवलप्ड कंट्री के लिए जो लिमिट है वो 5% रखी गई है, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो 10% रखी गई है। ठीक है जी, मतलब इससे ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो 10% सब्सिडी देती हैं, उनका ये कहना है कभी कभी किसी केस में जैसे इंडिया करता है, आप पर सब्सिडी दे दीजिए लेकिन उसको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो है आप मत यूज़ करिए। अब जैसे वीट की बात है, जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो वीट की डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, राइस की डिमांड बढ़ गई थी, तो इंडिया जो है वो कई सारी कंट्री को वीट प्रोवाइड करवाना चाहता था एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। लेकिन ऑलरेडी हम लोग 10% सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, तो एज पर WTO अगर आप 10% सब्सिडी देते हैं तो पहली बात तो वो वैसे भी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप देते भी हो, उस सब्सिडी के बेसिस पे आपने जो क्रॉप्स को प्रोक्योर किया है, स्टोर किया है, आप उसको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा करिए कि इमेजिन इंडिया में MSP दिया जाता है काफ़ी ज़्यादा, 10% से ज़्यादा दिया जाता है टोटल वैल्यू का, और फिर उसको सरकार प्रोक्योर कर रही है और इसको फिर दूसरी कंट्री में बेच रही है हाई दामों पे, तो ये अलाउड नहीं है WTO के अंदर, इसे डिस्टोर्ट प्रैक्टिस कहा जाता है। ये एम्बर बॉक्स के अंदर आता है। 3 बॉक्स होते हैं, ग्रीन बॉक्स परमिटेड होता है, ब्लू बॉक्स थोड़ा सा रिड्यूस करना होता है, और एम्बर बॉक्स विच इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। इस समय कई सारी कंट्री हैं जिन्होंने इंडिया की कंप्लेंट करी है WTO के अंदर, जिसमें USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन, थाईलैंड वगैरह। इनका ये कहना है कि भाई इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोक्योर करता है MSP के तहत। हालांकि हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है और हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए हम लोग करते हैं। सरकार का ये कहना है कि देखो भाई मेरे देश में बहुत गरीब लोग हैं, उनको सस्ता अनाज चाहिए, तो इसलिए सब्सिडी देना मेरी मजबूरी है। ठीक है, आप दे दीजिए सब्सिडी, लेकिन आप उसको एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो?
आप गरीबों के लिए कर रहे हो ना, तो गरीबों को दीजिए, भई एक्सपोर्ट मत करिए, पहली बात तो ये। एक बाली के अंदर एक बाली पीस क्लोज़ होता है, जिसके अंदर अलाउ किया गया है कंट्रीज़ को ये 10% सब्सिडी जब तक फाइनल कंक्लूजन नहीं आता है। अब तो कोई फाइनल कंक्लूजन उसका आया नहीं है, इसे पीस क्लॉज कहते हैं बाली। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, 10% सब्सिडी इंडिया देता है, बट हम इसे एक्सपोर्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसे इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है वो डिस्टोर्ट होती है, वो खराब होती है। ठीक है। करंटली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड अंडर द ट्रेड डिस्टोर्टेड एम्बर बॉक्स मेजर्स दैट अट्रैक्ट रिडक्शन कमिटमेंट्स। तो इंडिया को 10% से कम करना है। अब यहाँ पे आप कनाडा का एग्जांपल दीजिए, देखिए। ठीक है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे किसान आंदोलन? एमएसपी के लिए कर रहे थे कि एमएसपी नहीं जाना चाहिए, एमएसपी और बढ़ाओ, एमएसपी को लीगल करो, यही तो आर्गुमेंट था। उस समय कनाडा किसानों को सपोर्ट कर रहा था। यही सेम कनाडा डब्ल्यूटीओ के अंदर इंडिया की कंप्लेंट करता है कि हम लोग किसानों को सब्सिडी देते हैं, किसानों को एमएसपी देते हैं और ज़्यादा देते हैं। और यही कनाडा जब किसान आंदोलन हो रहे थे तो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। तो ये क्या है? इसे मैं बोलूँगा सीधा सीधा हिपोक्रेसी, है कि नहीं? दोगलापन इसको कहते हैं, सीधा सीधा। क्योंकि भाई देखिए, सारा यार वोट बैंक का चक्कर है। उनको वहाँ पे वोट चाहिए तो सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब बात आती है बिजनेस की, ट्रेड आती है, तो हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, दुनिया में ऐसे ही हो रहा है भाई। आपके जब तक बेनिफिट होता है आप तब तक चीज़ें करते हो। चलिए, ये थोड़ा कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके लिए डाला है मैंने। ये मैंने वैसे आपको बता दिया है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ठीक है। ये थोड़ा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हालांकि जो मैंने आपको बताया ये सारा वही है, और ये मैंने डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट से लिया है। ठीक है। तो एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा आप इसको मान सकते हो। ज़्यादा अंदर मत घुसना, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऊपर ऊपर से चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। गवर्नमेंट सरकम स्पेक्ट ओवर प्लान टू इंट्रोड्यूस गिर लायंस इन द क्यूनो। देखिए, एक तो यार बड़ा इंसिडेंट खराब हो गया कि वो क्यूनो के अंदर जो है, एक जो हमारी चीता थी, साशा नाम था उसका, उसकी डेथ हो गई है बेचारी की। कई सालों से गिर लायंस को क्यूनो के अंदर ट्रांसलोकेट करने की बात चल रही थी, अब तक हुआ नहीं था। मध्य प्रदेश की सरकार जो है मांग कर रही थी कि आप लायंस को यहाँ पे भेज दीजिए, वो लोग नहीं भेज रहे थे। देखिए, होता क्या है ना यार, जब लायन एक ही लोकेशन पे सिचुएटेड होंगे, या कोई भी एनिमल अगर वो एक ही जगह पे होगा, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। कल को मान लो कोई वायरस आ गया, कोई बीमारी आ गई, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो ये सारे खत्म हो जाएंगे ना यार। तो इट्स बेटर कि आप इनको अलग अलग लोकेशन में रखें। हमारी पेरेंट्स क्या कहते हैं जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं? मम्मी क्या कहती हैं कि बेटा अपने जो पैसे हैं वो एक ही पॉकेट में मत रखना, अलग अलग पॉकेट्स में रखना, ताकि वो सेफ्टी रहे। तो उसी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस समय एशिया में जो अपना गिर नेशनल पार्क है, दैट इज़ द ओनली नेशनल पार्क जहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, और कहीं नहीं पाए जाते। तो भैया डेंजर तो है, कल को सुनामी वगैरह आ गए तो बेचारा वैसे ही डूब जाना है ना, या कोई वायरस आ गया, कुछ ना कुछ हो गया। तो बात ऐसी है कि क्यूनो नेशनल पार्क को डिसाइड किया गया था कि वहाँ पे हम लोग भेजेंगे। अब समस्या ये होगी, क्यूनो में हम लोग चीता ले आए। अब चीता और लायन भाई एक साथ कैसे लेके आएंगे? पहले वहाँ पे कार्निवोर बिल्कुल भी नहीं थे, तो दो बिग कार्निवोर्स को आप वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। तो पहली बात तो वहाँ पे चीता को एडजस्ट होने दीजिए। चीता एडजस्ट हो जाएंगे कुछ सालों में, तो आप लायन को लेके आ सकते हो। तो फिलहाल सरकार ने 6 महीने का समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि साहब आप 6 महीने का समय दीजिए, थोड़ा स्टडी वगैरह करने दीजिए, एक्सपर्ट्स वगैरह को हम लोग बनाएंगे कमेटी वगैरह, वो जो डिसाइड करेंगे तब देखा जाएगा। तो ये है भाई पूरा मामला। और तो इसीलिए जो है गिर नेशनल पार्क जो है काफ़ी न्यूज़ में भी रहा। तो इट्स अ गिर नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है सिचुएटेड है, गुजरात में। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे आपका गिर नेशनल पार्क आता है। ठीक है। और ये दिस इज़ द ओनली नेचुरल हैबिटाट ऑफ द एशियाटिक लायन। ये हैबिटाट तो और भी हो सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, वो एक्स सिटू हैं। जैसे जू वगैरह हो गए, या कोई ब्रीडिंग जो है कोई कैप्टिविटी में हो गए, ये नेचुरल होते हैं, मतलब जंगलों में रहते हैं। 1965 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ सेंचुरी, और 1975 में इसको एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। अगर हम 1920s की बात करें तो इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि जो जूनागढ़ के महाराज थे, ही वॉज वेरी क्लोज टू ब्रिटिशर्स एंड ही यूज टू इन्वाइट ब्रिटिश ऑफिसर्स फॉर द हंटिंग। देखिए, हमारे यहाँ पे शिकार करना बहुत नवाबी शौक माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं, पहले भी माने जाते थे। तो लोग जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, ऐसे राजा महाराजा टाइप के लोग होते थे जो।
और फिर वो जंगलों को बर्बाद किया करते थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश में रेवा नाम की जगह है, रीवा। वहाँ पे आपको पता है व्हाइट टाइगर्स पाए जाते थे, व्हाइट कलर के। तो वहाँ के रीवा के महाराज ने भैया सबको मार के खत्म कर दिया। ऐसे ही जूनागढ़ के अंदर हुआ। जूनागढ़ में 1920s में देयर वर ओनली 18 टू 20 लायंस वर लेफ्ट। सब मार के खत्म कर दिए थे। बाद में जो है जो कंजर्वेशन की गई, और आज कंजर्वेशन इतनी सक्सेसफुल हुई है कि वहाँ पे 550 से ज़्यादा आपको जो है लायन देखने को मिलेंगे। तो भई इंसान अगर कि उसकी नीयत अच्छी है ना, तो आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, आप कंज़र्व कर सकते हो। नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत साफ़ है तो देख सकते हो आप यहाँ पे। और मालधारी नाम की एक ट्राइब वहाँ पे पाई जाती है, और बहुत सालों से वो रहती हैं वहाँ पे, और लायन को प्रोटेक्ट करती हैं, कंज़र्व करती हैं, जंगलों की प्रोटेक्शन वहाँ पे करती हैं। ये एक रिलीजियस पास्टोरल कम्युनिटी है, और इनके जो घर होते हैं उसको नेस कहा जाता है, NESSES, नेसेस, ठीक है? ये थोड़ा आपने देखना है। अपार्ट फ्रॉम गिर, गुजरात ऑल्सो हैज़ सम अदर नेशनल पार्क्स। दे हैव ब्लैक बक नेशनल पार्क, वनसदा और मरीन नेशनल पार्क। आईयूसीएन के स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन में जो है भैया इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है लायन को। हमारे यहाँ तो ऑफ कोर्स शेड्यूल 1 में ही रहेगा, हाईली प्रोटेक्टेड है, और साइट्स में जो है इसको अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। सो दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द गिर नेशनल पार्क एंड द लायन ऑल्सो। एंड क्यूनो नेशनल पार्क, इट्स एन ओल्ड कंटेंट, आपके पास ये पहले से ही होगा, तो ये तो आप आराम से देख सकते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए है। चलिए जी, कोटा करफुल इन कर्नाटका, ये क्या मामला है ये आपको मैं बताता चलता हूँ। चलिए जी, तो ये देखिए, एक तो कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन के टाइम में क्या होता है आपको सबको अच्छे से पता है, सब अपना वोट बैंक सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज भी रिलीजन के नाम पे और कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, रीजन के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे भाई वोट मांगी जाती हैं, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ऐसा है कि इट्स बीन लाइक मोर देन 30 ईयर्स कर्नाटका में जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनके अंदर जो ओबीसीज हैं उनको दिया गया था 4% का ओबीसी जो है वो कोटा दिया गया था। ये कहाँ चला गया मेरा पेन? 1 मिनट, ये रहा। तो 4% का दिया गया था, जिसको अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो ये जो 4% का दिया गया था, ये अभी कहाँ पे डिवाइड कर दिया गया? 2 कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया गया, 2-2%। वीराशिवा लिंगायत और वोकालिगास, ठीक है? वोकालिगा दोनों में कर, मतलब इट्स लाइक जैसे पीस ऑफ केक, कि चलो 4% वहाँ से काट के आधा-आधा ही यहाँ पे बाँट दिया, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये हुआ है, 2-2% यहाँ पे दे दिया गया है। तो हाउ हैज़ ओबीसी एंड द एससी रिजर्वेशन चेंज्ड? देखिए, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। तो पहले से क्या था, वोकालिगा जो कम्युनिटी थी उसके पास 4% का रिजर्वेशन था, तो 2% ऐड होके इट्स नाउ 6%। जो लिंगायत कम्युनिटी है इसके पास पहले से 5% था, नाउ दिस इज 7%। हालांकि दे आर डिमांडिंग मच हाइयर, दे आर डिमांडिंग अराउंड 12% टू 15%, बट वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इफ़ यू गो बाय द डेफिनेशन, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उनको टोटल 17% का रिजर्वेशन दिया गया है कर्नाटका के अंदर, जिसमें से 6% टू द लेफ्ट, 5.5% टू द राइट, 4.5% टू द टचेबल्स एंड 1% टू द एससीज, जो अदर कैटेगरी में आते हैं। तो ये रिजर्वेशन दिया गया था। इस रिजर्वेशन को देने के लिए जो कमीशन बनाया गया था उसका नाम था एजे सदाशिवा। 2012 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था, जिसमें दे रिकमेंडेड 15% ऑफ कोटा, लेकिन सरकार ने उसको इंक्रीज करके 17% कर दिया। अब देखिए, मुस्लिम से कोटा चला गया, बीजेपी का ये कहना है, सरकार जो वहाँ पे है उनका ये कहना है कि रिलीजन के बेस पे हम लोग कोटा नहीं देंगे। कास्ट के बेस पे कोटा मिल सकता है, बैकवर्डनेस के नाम पे मिल सकता है, लेकिन रिलीजन के बेस पे नहीं देंगे। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एंड वी डू नॉट डू अपीजमेंट ऑल्सो, दैट इज व्हाट दे सेड। हाउ द मुस्लिम्स आर लूजिंग हेयर? देखिए, तो मुस्लिम्स को जब कम्युनिटी जब दिया गया था, कोटा दिया गया था 4% का 1995 में, तो ये किस बेसिस पे दिया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्डनेस, इस केसिस पे बेसिस पे दिया गया था। अब ये तुमसे चला गया, तो अब वो क्या कोटा ले सकते हैं? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर जो 10% का कोटा होता है, यस वहाँ पे वो एलिजिबल है, तो वहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि क्रिश्चियन, जैन्स, बुद्धिस्ट और जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं उनको अभी भी बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर ही कोटा दिया जाता है, ठीक है? जो नोमैडिक मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं कैटेगरी 1 के अंदर, उनको अभी भी कोटा मिला हुआ है। तो ये तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और ये डिसीजन क्यों लिया गया? तो क्योंकि सरकार के ऊपर काफ़ी सालों से प्रेशर बन रहा था लिंगायत कम्युनिटी से और वोकलिगा कम्युनिटी से रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बीजेपी का भैया बहुत बड़ा वोट बैंक है एज पर दिस आर्टिकल, तो उसके लिए वो सब किया गया।
और जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या कही गई हैं, सच्चर कम्युनिटी की बात की गई है। एज पर सच्चर कम्युनिटी, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, दिस इज मोस्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी इन इंडिया, सो दैट इज़ वाई दे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन एज पर सच्चर कम्युनिटी। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी बात जो यहाँ पे कही गई है वो है कि भाई अगर किसी कम्युनिटी को अगर आप लीगल तौर पे अगर आप उसको ऐड करते हो या उसको डिलीट करते हो कोटा से, तो उसके लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर कमिटी, यू नीड टू हैव एम्पिरिकल स्टडीज ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ कर्नाटका। बट इस केस में देर इज नो कमिटी, देर इज नो स्टडी, गवर्नमेंट्स ने जो है अपने आप ही उसको ख़त्म कर दिया है, जो कि कानून का वायलेट करता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, बाकी आपके जो विचार हैं कमेंट में आप अपने विचार बता सकते हैं इसके बारे में, ये सही है गलत है जो भी आपको लगता है। व्हाट डज मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑन द इनहेरिटेंस। देखिए डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये कोई कानून का पेपर तो नहीं है, थोड़ा बहुत वो आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ क्या है पूरा मामला। मामला ये है कि भैया केरला से देर आर मुस्लिम कपल जिनका नाम है शी शुक्र और उनकी वाइफ है शीना जी। तो इनकी एक्चुअली 30 साल पहले निकाह हुआ था, 30 इयर्स, ठीक है, निकाह हुआ था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लिया है। क्यों करवाया है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो सेकुलर एक्ट है जिसके अंदर जो है शादी वगैरह होती है अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल लॉ। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो इनहेरिटेंस लॉ होते हैं वो अलग होते हैं और जो निकाह किया जाता है उसके अंदर इनहेरिटेंस लॉ अलग होते हैं। तो इनकी जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करवाने का क्या पर्पज़ है, इनका ये कहना है, देखिए इनकी 2 डॉटर हैं, इनके पास कोई सन नहीं है। तो इनका ये कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो बेटियां होती हैं, डॉटर होती हैं, वो अपने पेरेंट्स की पूरी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो उसके अंदर जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925, गर्ल्स भी पूरी प्रॉपर्टी ले सकती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, क्योंकि इनका कोई सन नहीं है, सिर्फ डॉटर्स हैं। तो इनको ये लगा कि अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करवा लेती हैं तो वो पूरी प्रॉपर्टी बेटियों को ट्रांसफ़र हो सकती है, अदरवाइज थोड़ा बेटियों में और थोड़ा रिश्तेदारों में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप ये कह लीजिए कि वो रिश्तेदारों में ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते। तो ये तो उनका इंटेंशन है जो कि उन्होंने बताया है। इस्लामिक लॉ क्या कहता है? इस्लामिक लॉ मतलब एज़ पर कुरान थ्रू द शूरा निशा, इसके अंदर जो वर्स 7 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि फॉर मेन देयर इज़ अ शेयर इन व्हाट देयर पेरेंट्स एंड द क्लोज रिलेटिव्स लीव, एंड फॉर वीमेन देयर इज़ अ शेयर इन व्हाट देयर पेरेंट्स एंड द क्लोज रिलेटिव्स लीव, वेदर इट इज़ लिटिल और मच देयर आर ऑब्लिगेटरी शेयर्स। मतलब एक पुरुष और एक महिला दोनों का प्रॉपर्टी में शेयर होता है, उनके पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी में। कितना होता है वो एक्सपर्ट्स बताते हैं। यूनानिमसली ये माना जाता है बिना किसी आर्गुमेंट के कि जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होती है इस्लाम में, अ डॉटर गेट्स हाफ द शेयर ऑफ द सन। हाफ, अगर भाई सन को अगर 100 मीटर का प्लॉट मिल रहा है तो बेटी को जो है वो 50 का प्लॉट मिलेगा, आधा मिलता है अपने भाई से, आप ये कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, ऑन मैरिज अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज़ द मैन हु इज सपोज टू बियर द फैमिली एक्सपेंसेस, रेजिडेंस, फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मतलब जो ट्रेडिशनल जो पुरुषों के जो रोल होते हैं उसको ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि जो डॉटर्स होती हैं उनको आधा ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। बिकॉज़ आप ये कह लीजिए कि शादी के बाद वो दूसरे घर में चली जाती है तो पीछे से जो उसका भाई होता है उसको फैमिली के एक्सपेंसेस करने होते हैं, टेक केयर करना होता है, तो उसको ज़्यादा शेयर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट कैन बी वन आर्गुमेंट। ठीक है, अब देखिए, इफ़ द हस्बैंड predeceases his wife, she gets 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है वाइफ से पहले तो उसकी वाइफ को जो है 1/8 हिस्सा मिलता है, 1/8। लेकिन अगर उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, तो 1/8 हिस्सा मिलता है, अदरवाइज 1/4 मिलता है, 1/4 मिलता है। उसके अंदर जो पेरेंटल अंकल होते हैं, जो आंटीज होती हैं रिश्तेदारियों में, ब्लड रिलेशन में, उनको भी जो है प्रॉपर्टी मिलती है। वैसे ही अगर ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा होते हैं तो उनको भी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, ईच पेरेंट गेट 1/6 इफ द सन पासिस अवे बिफोर देम। अगर बच्चे की डेथ पहले हो जाती है, बेटे की, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको 1/6 जो है हिस्सा यहाँ पे दिया जाता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। ठीक है,
द प्रॉब्लम इन दिस केस ऑफ द केरला कपल अराइजेस व्हेन अ कपल हैज ओनली अ डॉटर और द डॉटर्स, इनका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं। तो उस केस में क्या होगा, डॉटर कैन इनहेरिट ओनली 2/3 ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी। अगर बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो सिर्फ 2/3 ही मिलेगा उनको, 1/3 तो जो है भाई वो रिश्तेदारों के पास चला जाएगा। तो लेकिन ये लोग चाहते थे कि पूरे का पूरा हिस्सा उनकी बेटियों को मिले, इसलिए उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। क्या और यहाँ पे कोई ऑप्शंस होते हैं? बिल्कुल ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे होता है जिसे हम लोग कहते हैं वसीयत। ये वर्ड आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। अगर कोई आदमी अपने जीते जी वसीयत बनाता है, ठीक है, तो उसके तहत प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र की जाती है। और ऐसा बहुत सारे केसेस में किया जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अब्रॉड चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़कर शहरों में रहने चले जाते हैं। पीछे से जो दूसरा बेटा होता है वो ओल्ड एज में उनकी टेक केयर करने के लिए रहता है। तो इस केस में कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो वसीयत बना देते हैं कि जो उनका बेटा उनके पास रहता है उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती है, जो दूर रहता है उसको कम प्रॉपर्टी मिलती है, क्योंकि उसको पेरेंट्स का टेक केयर करना होता है। ऐसा ही बहुत सारे किस्से पार्टीशन के टाइम पे भी आए। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में रहे उनको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली, जो पाकिस्तान में चले गए तो वसीयत के हिसाब से उनको वहाँ पे नहीं दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सिस्टम होता है विरासत। वसीयत के अलावा विरासत भी एक सिस्टम होता है, और इनहेरिटेंस के लिए इसमें हिबा का ऑप्शन होता है। हिबा, हिबा में जो प्रॉपर्टी होती है, जो वेल्थ होती है, वो अपने लाइफ टाइम में, मतलब जब तक वो आदमी जिंदा होता है, पूरी की प्रॉपर्टी पूरी ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी, एज अ गिफ्ट के तौर पे। गिफ्ट के तौर पे अगर कोई आदमी है अपने बच्चों को या किसी को भी पूरी प्रॉपर्टी देता है तो उसको अलाउ किया जाता है अकॉर्डिंग टू विरासत। तो जो केरला के जो कपल थे उनके पास बेसिकली हिबा का ऑप्शन था। एज पर हिबा वो अपनी बेटी को ट्रांसफर कर सकते थे अभी विरासत के दौरान, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लीगल रूट लिया और वो एसएमए के तहत, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वहाँ पे गए। तो ये कुछ कुछ रूल्स होते हैं कम्युनिटीज़ में जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आज का करते हैं एडिटोरियल। बहुत दमदार मुझे लगा नहीं, बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको मैं बताता चलता हूँ यहाँ पे। ये इसको मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भैया ये मेरा सिस्टम बूढ़ा हो गया बेचारा और ये थोड़ा बीच बीच में हैंग हो जाता है। खैर, तो बात यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन की है और द नीड फॉर द सेक्टर स्पेसिफिक सेफगार्ड इन टेकेड। देखिए, मेजर मेजर तौर पे बता देता हूँ आर्टिकल क्या कहता है। 2026 तक इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन हो जाएगी। हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेंड कर रही है, चाहे पेमेंट सिस्टम हो, चाहे हेल्थ सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, शॉपिंग आपको करनी हो, गवर्नमेंट सर्विस हो। आजकल तो गवर्नमेंट सर्विस भी ऑनलाइन हो गई है सब कुछ। तो इतना सारा डेटा जनरेट किया जाता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतने सारे डेटा को आप कैसे हैंडल करोगे? इतने सारे डेटा को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? ये आज के समय में बहुत बड़ा सवाल है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप में, अमेरिका में बहुत बड़ा सवाल है कि भैया कैसे प्रोटेक्ट करें। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में जो है सरकार लास्ट ईयर एक प्रोटेक्शन बिल लेके आई, जिसमें ये कहा गया कि भैया हमें डेटा को प्रोटेक्ट करना है और जनता का जो डेटा है उसको सिक्योर करके रखना है। ऐसा ना हो कि जनता का जो डेटा है वो किसी इलीगल हाथों में चला जाए और उसका मिसयूज़ हो जाए, वो सब किया जाना है। अब ये जब डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये 2 तरीके से हो सकता है। तो कि लास्ट ईयर हम लोग जो है यहाँ पे कानून लेके आए थे 2022 में। 2 तरीके से हो सकता है। पहला जो डेटा होता है वो सेक्टर स्पेसिफिक होता है। दूसरा जो डेटा होता है वो जनरल डेटा होता है, और इसी तरह से प्रोटेक्शन भी की जाती है। प्रोटेक्शन की जाती है कानून बना के, प्रोटेक्शन की जाती है रेगुलेट करके। तो आप 2 तरीके से कानून बना सकते हो। सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे हेल्थ सेक्टर के लिए आपने अलग से बना दिया, एजुकेशन सेक्टर के लिए आपने अलग से बना दिया, है ना, बिजनेस के लिए आपने अलग से बना दिया। एक होता है जनरल, ओवरऑल कैसे कैसे आप डेटा को प्रोटेक्ट करोगे। ये 2 चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो प्रोटेक्शन बिल आया है, ठीक है, उसके अंदर कई सारी कमियां हैं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि हर सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग हैं, हर सेक्टर की डिमांड्स अलग हैं। उनके अंदर जो डेटा जनरेट होता है वो भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो उन चीज़ों के ध्यान में आपके डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे, आपका कलेक्ट करने का इंटेंशन क्या है, उसके साथ क्या क्या रिस्क होते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो इसीलिए उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। तो आप इस सबके लिए कॉमन कानून नहीं बना सकते। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक आप बना सकते हो, क्योंकि जब आप सेक्टर स्पेसिफिक बनाते हो, जैसे हेल्थ के लिए आपने हेल्थ डेटा के लिए आपने कानून बनाया,
तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनको हायर कर सकते हो, उनको हेल्थ सेक्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसके हिसाब से वो बेटर तरीके से मार्केट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेटा बना सकते हैं। अब और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। तो 2 तरह के जो है डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिटी में। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन और एक होता है सेक्टर स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने आपको बताया। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जनरल, सबके लिए। सेक्टर स्पेसिफिक मतलब किसी खास सेक्टर के लिए। ऐसा यूरोप के अंदर किया गया, और यूरोप के अंदर जो कानून है उसे कहा जाता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अमेरिका में जो कानून है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अमेरिका में ज़्यादातर जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक डेटा के ऊपर फोकस करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। बट यूरोप वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। इंडिया ने जो अभी जो इंट्रोड्यूस किया है वो बेसिकली यूरोपियन मॉडल के ऊपर ही हम लोगों ने उसको फॉलो किया है। अमेरिका वाले मॉडल के ऊपर हम लोगों ने ऐसा उसको फॉलो नहीं किया है, क्योंकि कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस वहाँ पे होते हैं। अब ये कहता है कि भाई फाइंडिंग द राइट स्पेस फॉर द बिल, क्या करें? सेक्टर स्पेसिफिक बनाएं, जनरल बनाएं? क्या अभी इंडिया में सेक्टर स्पेसिफिक कानून है कि नहीं है? बिल्कुल है। आरबीआई की इन्होंने यहाँ पे बात किया है। आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ कोर्स। तो हमारी कंट्री में जो पेमेंट डेटा जो हम लोग यूपीआई वगैरह करते हैं, वो बहुत सारा डेटा जनरेट होता है हर रोज़। ऐसे ही हमारा जो नेशनल हेल्थ एडवाइजरी हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी है, वो भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने तरीके से। तो ऑलरेडी हमारे देश में कई सारी सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो कि डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करती हैं, उसे ध्यान में रखती हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो अनटच हैं। तो क्या एक कानून बना के, जनरल कानून बना के हम लोग उन सेक्टर्स को भी टच कर सकते हैं, उनको भी रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है वो काफ़ी मुश्किल है, आसान नहीं है। ये हम लोग डेटा 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 इतना बात करते हैं कई सालों से। 5 साल की कंसल्टेशन लगा भैया। 2017 में पहली बार उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 5 साल लगे सरकार को उसको स्टडी करने में, और अभी भी वो परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? आप ये चीज़ देख लीजिए। इंडिया अगर डेटा को इंडिया में ही अगर स्टोर करेगा तो नुकसान होगा। आप देख लीजिए इंडिया में जो मोस्टली डिजिटल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये दुनिया भर की कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में तो नहीं है, वो तो फॉरेन कंपनीज़ हैं। तो अपने डेटा को इंडिया में तो स्टोर नहीं करेंगी, और डेटा को इंडिया में स्टोर करना बहुत महंगा पड़ता है, उतना हमारे पास यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो इसलिए डेटा को बाहर प्रोटेक्ट किया जो है वो स्टोर किया जाता है आउट ऑफ इंडिया। दूसरी बात आप ये चीज़ देख लीजिए कि हमारे कंट्री में जो है बहुत सारी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं, जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में से सर्विस लेती हैं। तो उसके लिए इंडिया में उनको डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि भैया अमेरिका और यूरोप का डेटा हमारे पास नहीं है, बहुत डेटा है। हमारा जो पूरा बीपीओ इंडस्ट्री है, जो केपीओ इंडस्ट्री है, वो फ़ॉरेन डेटा के ऊपर ही तो चल रहा है। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो इंडिया की बहुत सारी मार्केट भी ख़त्म हो सकती है। ये जो बीपीओ इंडस्ट्री है, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है, तो वो भी करेंगे। अमेरिका भी कहेगा, यूरोप भी कहेगा, आप प्रोटेक्ट करें तो हमें भी प्रोटेक्ट करने दो, हमारा डेटा वापस लेके आओ। तो इतना आसान नहीं है डेटा को प्रोटेक्ट करना और स्टोर करना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मुद्दा है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही तो होता है ना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्री फ्लो ऑफ डेटा। तो अगर आप इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाओगे तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ख़त्म है, आप रिवर्स गियर में आ गए हो, और इंडिया को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को बहुत बेनिफिट मिला है, तो हम लोग वापस नहीं जा सकते बियॉन्ड 1991। अभी अपने का रास्ता आगे ही लेके जाना है, तो वी नीड टू ओपन आवर इकोनॉमी मोर, राइट। चलिए, हाँ, कुछ रेगुलेशन डेफिनेटली होने चाहिए ताकि मिसयूज़ ना हो, बट यस, तो ये थोड़ा सा बीच वाला रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। चलिए, तो आज ये आर्टिकल्स यही थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल ऑल्सो, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन। इसमें जो एक आर्टिकल है, आप जैसे ऑस्ट्रेलिया टेक्नोलॉजी में हेल्प जनरेट पावर फ्रॉम द डिफंट गोल्ड माइंस इन द केजीएफ। तो ये केजीएफ हो तो आपको अच्छे से पता है, आपने मूवी वगैरह भी देखा होगा। कोलर गोल्ड फील्ड कहा जाता है, कोलर गोल्ड फील्ड। तो ये कर्नाटका में है। अभी बहुत साल पहले यहाँ पे सोना निकला करता था, तो रॉकी भाई ने सारा सोना निकाल लिया। अभी वो माइंस बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कोई फर्म है, उसने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जो कि यहाँ पे बिजली पैदा कर सकती है, पावर जनरेट कर सकती है। तो ये उसके बारे में है, और थोड़ा बहुत आप और यहाँ से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, नई एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर मज़ा आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक किया करो यार, शेयर किया करो, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे एमसीक्यूज, आप उसका भी आंसर दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।